एवरीवन, वेलकम बैक टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप 2026 पर। मैं पर्सनली इस टॉपिक पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ओपन डोर्स के हवाले से गाइड करें कैसी स्कॉलरशिप है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हम आज उन तमाम रियलिटी चेक्स पर बात करेंगे। मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में स्टेप्स पर बात नहीं करूंगी कि किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। वो आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पर कंटेंट भरा पड़ा है, आप लोग इजीली वहां से जाकर देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगी उन रियलिटी चेक्स के बारे में जिनके बारे में लोग यूजुअली नहीं बात करते, कि आपको इस स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या सेटबैक्स आ सकते हैं, या फिर क्या क्या आप लोगों को बाद में जाके चीज़ें पता चलती हैं जो कि आपको पहले अप्लाई करने से पहले पता नहीं होती, और आप इस चक्कर में बाकी स्कॉलरशिप की डेडलाइंस भी मिस कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अपने पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आप ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर का ये तमाम प्रोसीजर है जब आप अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपका रशिया जाना और आपकी तमाम जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है वो तमाम तर चीज़ों में एटलीस्ट 1 एंड 1.5 ईयर लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का रिजल्ट ओपन डोर स्कॉलरशिप का इस फरवरी में भी आता है, जो कमिंग 2026 का फरवरी है इसमें आता है, तो आपका जो जाना होगा रशिया में वो एटलीस्ट अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर तक भी हो सकता है। तो पूरा 1 साल और इससे ज़्यादा का प्रोसीजर है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से लेकर रशिया जाने तक का। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की कंपटीशन के बारे में। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये 4 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इवन नाइजीरिया एंड इजिप्ट वगैरह से भी। तो वहाँ के भी बच्चे अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मतलब अगर आप मेडिसिन में या फिर आप डेंटल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव है। आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको कोर्सेज, अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करनी पड़ेंगी, मैक्सिमम जितनी आप कर सकें। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होता है तो आपकी मार्क्स की कटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इतनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी है कि आपको अभी फ़िलहाल पोर्टफोलियो पे 100 स्कोर शो हो रहा है, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू से गुजरेगा और अगर आपके कोई फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अगर आप पर बैन भी लग सकता है ओपन डोर्स में अप्लाई करने में। आपको फर्स्ट स्टेज के बाद ही निकाल भी दिया जाएगा। पहले तो छांटी होगी, जब आप फर्स्ट स्टेज में अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे और फर्स्ट स्टेज का जब रिजल्ट आएगा तो आधे बच्चे तो उसी टाइम निकल जाएंगे कंपटीशन से। उसके बाद सेकंड स्टेज की बारी आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो पे 100 मार्क्स शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 100 मार्क्स ही आएंगे। आपके मार्क्स रिव्यू के बाद हो सकता है 60 या 40 पे भी चले जाएंगे। तो बेहतर है कि अपनी मैक्सिमम कोशिश करें, स्पेशली मेडिकल फील्ड वाले बच्चे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन डोर स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्कोरिंग होती है, बेशक वो फर्स्ट स्टेज के पोर्टफोलियो रिव्यू की हो या फिर आपकी सेकंड स्टेज के मार्क्स की हो, वो किस बेसिस पर जज किए जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता होता। इट्स ऑल अबाउट लक, कि आपका अगर लक अच्छा है, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे हैं तो हो सकता है आपका नाम आ जाए। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं अपने सर्कल में जो कि ओपन डोर्स में 2 लोगों ने अप्लाई किया, 2 फ्रेंड्स ने अगर अप्लाई किया है, एक का जिसका स्कोर कम है या फिर जिसके डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे नहीं है उसका नाम आ जाता है स्कॉलरशिप में, और जिस बेचारे ने बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल मेहनत की होती है उसका नाम नहीं आता। तो ऐसे केसेस भी देखें तो इट्स ऑल अबाउट लक कि आपका स्कॉलरशिप में नाम आता है नहीं आता। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओपन डोर स्कॉलरशिप पर रिलाई मत करें। और जैसे जैसे हर साल बढ़ता जा रहा है, अभी 2026 है, इस साल और ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी स्कॉलरशिप, और इस साल रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जैसे एज लिमिट जो है वो उन्होंने कम कर दी है, और साथ में आपका ओरल टेस्ट भी शामिल है। जब आपका स्टेज 2 का टेस्ट होगा तो
एंड पर आपका ओरल टेस्ट भी होगा। HSC स्कॉलरशिप में जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है वो ओरल टेस्ट से गुजरे हैं, उनको पता है कि ओरल टेस्ट किस तरह होता है। वो बेसिकली एक इंटरव्यू होता है और वो आपसे लाइव भी पूछ सकते हैं कि आप इस सम का, अगर आपका कोई मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है या कंप्यूटर से है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आपको लाइव भी कह सकते हैं कि ये सम जो है इसको आप सॉल्व करके दिखाएं। तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं इस साल ओपन डोर स्कॉलरशिप पर। तो जो पिछले साल के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं पिछले साल के हवाले से, कुछ हद तक वो ठीक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो इस साल ओरल टेस्ट आया है, ऐड हुआ है, उसके हवाले से भी कोई भी नहीं जानता। ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगी जो लोग ओरल टेस्ट देंगे, तो इसके लिए आपने मैक्सिमम प्रिपेयर करना है। और चीटिंग जो है वो सेकंड स्टेज में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फर्स्ट स्टेज में इट इज़ एन ओपन बुक टेस्ट। आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन बुक टेस्ट है ऑब्वियसली, तो आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है उसमें आप लोगों को सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, ठीक है। आज जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लास्ट ईयर कुछ विनर्स ने और कुछ कैंडिडेट्स ने जो रनर अप्स थे, सबकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो MIPT थी, ठीक है। MIPT वालों के पास इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए कि उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट किया और जो विनर्स थे बेचारे वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए इंटरव्यू में, एंड रनर अप्स जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गए। तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी बहुत मैटर करती है। कोशिश करें कि मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में ही एडमिशन लें, क्योंकि यहीं पर असल लाइफ है और यही दो मेन बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें यूरोपियन टच है। लेकिन अगर आप दूसरी सिटीज़ में जाएंगे जैसे टॉम्स्क है, कज़ान है या उरल है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टफ लाइफ मिलेगी। वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने वाले तो लोग ना के बराबर मिलेंगे। मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में तो आपको फिर भी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को दूसरी सिटीज़ में इंग्लिश बोलने वाले भी नहीं मिलेंगे। आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी आपके लिए। तो बेहतर है कि अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग रखें, लेकिन अगर उसको भी नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट अपनी प्रायोरिटी कज़ान रखें। ये 3 सिटीज़ के अलावा कोशिश करें कि कहीं और ना लें एडमिशन, ठीक है। हम बात कर लेते हैं रिजेक्शन की। बाज़ दफ़ा ऐसा ट्रेंड भी देखा गया है इवन इन 2025 एज वेल कि विनर्स को इवन मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रैकिंग ID भी मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजेक्शन आ जाती है ट्रैकिंग ID में। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिलेक्ट करती या उनकी सीट्स फुल हो जाती हैं या कोई भी ऐसा आपके डॉक्यूमेंट में बाद में उनको इशू पता चलता है, स्पेशली इन योर ट्रांसलेशंस, ये मैं बात बार बार कहती हूँ कि ट्रांसलेशंस जो हैं अपनी कहीं प्रोफेशनल जगह से करवाएं। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए अपनी ट्रांसलेशंस खुद करने की कोशिश करते हैं कि हम खुद अपनी ट्रांसलेशन करवा के और उसकी नोटरी वगैरह करवा के अपलोड कर देंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि यूनिवर्सिटी से आप बेशक आप विनर हो या आप रनर अप हो, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे HSE यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आपसे कहती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रशिया से ही ट्रांसलेशंस करवानी है। ट्रांसलेशन स्टेशन एक वेबसाइट है रशिया की, वहाँ से ही ट्रांसलेशंस करवानी है। लेकिन फिर भी बच्चे अपनी ट्रांसलेशंस पाकिस्तान से करवाते हैं या फिर खुद करने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए, एंड एट दी एंड उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी मत कीजिएगा जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं उनका ये डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसकी वजह ये है, मैं पार्शली फंडेड इसको क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस कवर करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो भी सिर्फ 4000 रूबल या फिर 6000 रूबल वो आपकी डॉर्मेट्री फ़ीस में चला जाता है। तो उसके बाद आपके हाथ में स्टाइपेंड भी नहीं रहता जब आप डॉर्मेट्री की फ़ीस पे कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ों के बाद सिर्फ आपकी डॉर्मेट्री फ़ीस या फिर आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसके अलावा आपको कुछ भी फ्री नहीं है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन, इवन जो आपके पाकिस्तान में खर्चे होने, आपकी वीज़ा फ़ीस, आपकी एयर टिकट, ये ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपको मिलेगी। कुछ बच्चों को एंड पे जाके पता चलता है कि जी हमारी तो एयर टिकट भी इंक्लूडेड नहीं है स्कॉलरशिप में। तो बेहतर है कि अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें तो आप सेविंग भी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको तमाम तर खर्चे अपने वीज़ा फ़ीस, एयर टिकट सब के सब खुद उठाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, मतलब आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस एंड आपकी
हॉस्टल फीस जो है वो कवर होगी स्कॉलरशिप में, उसके अलावा आपके पास स्टाइपेंड भी नहीं बचेगा। तो आपका ऑलमोस्ट आने या जाने में रशिया में आपका यहाँ से तमाम तर प्रोसीजर, आपके डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, आपका वीज़ा, आपकी एयर टिकट, तमाम तर चीज़ें मिलाकर आपका खुद का खर्चा ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख होगा ही होगा। मेरे अपने पर्सनली जानने वाले लोग हैं जो कि इस साल जा रहे हैं रशिया स्कॉलरशिप के थ्रू, लेकिन उनका अभी तक 6 से 7 लाख खर्चा हो चुका है। और अभी वहाँ जाकर स्टाइपेंड कब रिलीज़ होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले, ताकि आप और स्कॉलरशिप्स में भी साथ साथ अप्लाई करें, खाली ओपन डोर स्कॉलरशिप की आस पर ना बैठे रहें। मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब ओपन डोर स्कॉलरशिप आई, रिज़ल्ट भी आ चुका था, उसके बाद बहुत टाइम बाद कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट हुई थी एंड विद इन 3 मंथ्स कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का प्रोसीजर ख़त्म हो गया एंड अब बच्चे जा भी चुके हैं आधे से ज़्यादा स्कॉलरशिप वाले। तो कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड इवन पिछले दिनों ग्रुप में किसी ने डाला हुआ था कि जो रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो भी रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या जो ओपन डोर स्कॉलरशिप है इससे ज़्यादा तेज़ है। बाकी स्कॉलरशिप की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ओपन डोर स्कॉलरशिप एक फास्ट ट्रैक स्कॉलरशिप नहीं है। इवन जो लास्ट ईयर के 2025 के विनर्स हैं एंड रनर अप्स हैं, उनको अभी तक किसी भी किस्म का वीज़ा नंबर जो है वो अभी तक नहीं मिला और उनमें से कोई भी अभी तक, इवन जो मैं जानती हूँ पाकिस्तान से अभी तक कोई भी नहीं गया जो कि ओपन डोर स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं। जब मैं अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए गई थी एम्बेसी इंटरव्यू के लिए, तो HSE स्कॉलरशिप के काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, उनको वीज़ा नंबर आ चुका था, लेकिन जो ओपन डोर स्कॉलरशिप के अनफॉर्चुनेटली विनर्स हैं या रनर अप्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़ के इंडिया में क्या सिचुएशन है या फिर अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी तक उन बेचारों को वीज़ा नंबर्स नहीं मिले कि वो ट्रैवल कर सकें। सो दिस इज़ द होल सिचुएशन ऑफ ओपन डोर स्कॉलरशिप। मैं आप लोगों को किसी भी किस्म का डीमोटिवेट नहीं करना चाहती कि आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने बैकअप प्लान के साथ सिर्फ इस स्कॉलरशिप पर रिलाई मत करें। ऐसा ना हो कि आप इसी स्कॉलरशिप से सारी उम्मीदें लगा के बैठ जाएं एंड पर जाकर आपको पता चले कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं उनको वीज़ा नंबर आने के बाद भी इवन एम्बेसी की तरफ से भी रिजेक्शन आ जाती है कभी कभी। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स सही और वैलिड अपलोड करें, किसी भी किस्म का फेक काम मत कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाका।